खुशी, जो कि विद्युत को कहानी सुना रही थी, वो इतनी भावुक हो गई थी कि उससे आगे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। देखो, तुम अभी आराम करो, बाद में हमें ये कहानी सुना देना, ओके? विद्युत ने खुशी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा। विद्युत इतना कहकर जाने लगा कि तभी खुशी ने कहा, अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उस आदमी ने दिया। मैं तो अपने माँ बाप को देखने के लिए शमशान के अंदर भी न जा सकी। क्यों? ऐसा क्यों? विद्युत ने झट से पूछा। विद्युत के सवाल पर खुशी ने दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, लोगों ने अंदर आने से ही मना कर दिया था। बोले लड़कियां शमशान में नहीं जाती हैं। ये कहकर खुशी जोर जोर से रोने लगी। विद्युत की आंखों में भी नमी थी। उसे भी खुशी के दर्द का एहसास था। विद्युत ने खुशी को संभालते हुए कहा, कोई नहीं पगली, हम है ना, तुम रोती क्यों हो? तेरे छोटू को मैं पढ़ाऊंगा, उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। खुशी विद्युत की बातों से थोड़ा शांत हो गई। खुशी को शांत होता देख विद्युत ने पूछा, फिर उसके बाद तुम दोनों कहां गए? वापस अपने घर? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था। उस एक ही दिन में मेरा सब कुछ लुट गया था। माँ बाबा चले गए, घर भी चला गया। खुशी ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या मतलब? तुम लोग वापस घर नहीं गए? विद्युत ने अचानक ही पूछा। इस पर खुशी दर्द भरी मुस्कुराहट से बोलती है, कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं इसी धरती पर है। स्वर्ग हमने तब देखा था जब माँ बाप साथ थे। अब तो हमारी बारी नरक देखने की थी। वो जो आदमी हमें लेकर गया था, सारा क्रियाकर्म होने के बाद बोला कि वापस हम दोनों को घर छोड़ देगा, मगर उसने हम दोनों को कल्याण गृह में छोड़ दिया। उसने कहा कि घर से अच्छी जगह है, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा है यहाँ, तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। और तुम दोनों इतनी आसानी से मान गए? छोटू तो बच्चा होगा, पर तुम? विद्युत ने पूछा। उस आदमी ने मुझे और छोटू को डरा दिया था, ये कहकर कि घर जाओगी तो घर चलाने के लिए पैसे कौन देगा, खाओगी क्या हर दिन। यही सब के कारण मैं भी आगे कुछ ना कह सकी। खुशी ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? विद्युत ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ दिन तो जैसा वो बोल कर गया था ठीक वैसा ही हुआ। अच्छा खाना मिलता था, अच्छे अच्छे लोग हमको पढ़ाने आते थे, खेलने को बहुत कुछ था, मगर फिर एक रात मुझे जबरदस्ती उठाकर कल्याण गृह के ऊपर वाले माले पर ले गए। ऊपरी माला ज्यादातर बंद ही रहता है, ना वहां कोई आता है ना जाता है, और उस माले की चेकिंग भी नहीं होती। वो बाहर से देखने में खंडर लगता है, मगर सारे गलत और गंदे काम उसी माले पर होते थे और आज भी होते हैं। दरअसल ऊपर के माले पर से ही बहुत से बच्चे रहते हैं, और अगर उनमें से कोई मर जाता है या भाग जाता है तो नीचे से एक बच्चा वो लोग ऊपर ले आते हैं। पर वो लोग बच्चों से काम क्या कराते हैं? विद्युत ने मामले को और अच्छे से जानने के लिए पूछा। इस पर खुशी ने कहा, ऐसे काम की सोचकर भी घिन आ जाए। नाबालिग बच्चियों को दुबई से आए शेखों के पास भेजा जाता था, जो बहुत अमीर होते थे उनके पास। वो लोग रात भर हमको मारते थे, हमारा रेप करते थे। इस चक्कर में तो कई लड़कियां मर गईं, और अगर किसी ने कोई एक छोटी सी भी गलती की तो या तो उसको अपाहिज बना देते थे या फिर जिंदा ही उसके अंगों को बेच देते थे। वो लोग हर गलती की एक निशानी देते थे। कभी कभी तो हमें एक बिस्किट के लिए भी वहां के गार्ड के साथ सोना पड़ता था। इतना कहते ही खुशी फूट फूट कर रोने लगी। विद्युत खुशी के बगल में ही बैठा था। उसने खुशी को एक बड़े भाई की तरह संभालते हुए कहा, चुप हो जाओ, उन पापियों को सजा मिलकर रहेगी, तुम ऐसे मत रो, हम हैं ना, अभी सब ठीक कर देंगे हम। विद्युत ने इस वक्त खुशी को वैसे ही थामा हुआ था जैसे माँ बाबा की लाशों को देखकर खुशी ने अपने भाई छोटू को संभाला था। विद्युत खुशी को अब और उसके अतीत में ले जाना नहीं चाहता था। उसने खुशी से कहा, खुशी बहुत रात हो गई, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। खुशी भी विद्युत की बात मानते हुए दूसरे कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि विद्युत ने कहा, खुशी, क्या तुम्हें पता है इन सब के पीछे किसका हाथ है? खुशी ये सब सुनकर वापस बैठ गई और उसकी आंखों में खून उतर आया हो जैसे। वो बोली, हाँ भैया,
पिछले 4 महीनों में मैंने यही सब तो किया है, सब पता लगा चुकी हूं मैं। हाँ तो बताओ, इन सब के पीछे किसका हाथ है? विद्युत ने तुरंत पूछा। भैया, इस नरक को चलाने वाला एक ही आदमी है, विक्की मल्होत्रा। वो एक कॉर्पोरेट लीडर है, गाजियाबाद में रहता है। हर साल बस अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आता है, अपने सब आदमियों के साथ रात भर रुकता है और पार्टी करता है, खुशी ने बताया। विद्युत ने जब यह सुना तो उसे हल्के हल्के खून की महक आने लगी। उसके अंदर का सीरियल किलर अपने शिकार का नाम सुनकर जागने लगा था। उसकी तलब ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया था। विद्युत ने बस इतना पूछा, ये मल्होत्रा का जन्मदिन कब आता है? 11 अगस्त को भैया, वो इस बार भी आने वाला है, खुशी ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, अब तुम सो जाओ, विद्युत ने खुशी को समझाते हुए कहा। खुशी भी अपना मन हल्का करके सोने के लिए चली जाती है। विद्युत वर्तमान समय में आता है। वो देखता है कि प्रीति उसके सामने बैठी है और विद्युत को ही देख रही है। काफी दर्दनाक कहानी है खुशी की, प्रीति ने कहा। हाँ, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो। प्रीति, जितना जल्दी हो सके तुम उसे ढूंढ निकालो, बस हम यही कह सकते हैं इस वक्त, विद्युत ने हाथ जोड़कर कहा। तुम चिंता मत करो विद्युत, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जल्दी खुशी तुम्हारे पास होगी, प्रीति ने कहा। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमें कल ऑफिस भी तो जाना है। इतना कहकर विद्युत प्रीति को बाय बोलकर निकल जाता है। करीब 1 घंटे के बाद विद्युत अपने घर आता है और घर आते ही उसे खुशी की याद आ जाती है। वो खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठता है और खुशी के बारे में सोचने लगता है। खुद को अकेला पाकर विद्युत अपना लैपटॉप खोलता है और जो कैमरे वाला पेन वो मानव से लेकर आया था, जिसमें वो सारे सबूत थे, उस पेन को लैपटॉप से कनेक्ट करके उसमें रिकॉर्ड हुई फोटो और वीडियो को बारी बारी देखने लगता है। विद्युत अभी उस नर्क की तस्वीर देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर लैपटॉप के कोने में जाती है और वो पढ़ता है 1 AM 11 अगस्त। जैसे ही विद्युत आज की तारीख देखता है वो चौंक जाता है। वो समझ गया था कि जिस तारीख की खुशी बात कर रही थी वो आज ही है और अभी कुछ घंटों बाद सुबह भी होने वाली थी। विद्युत ये जान गया था कि अब उसके पास बहुत कम टाइम है। अपने अगले शिकार तक पहुंचने के लिए वो एक पल बाद उठ जाता है और फोन पर खुशी की तस्वीर देखने लगता है। विद्युत वापस लैपटॉप पर विक्की मल्होत्रा के बारे में जितनी जानकारी उसे इंटरनेट से मिल सकती थी वो सब इकट्ठा करता है और साथ ही ये भी प्लान करता है कि वो अपने इस काम को अंजाम कहां देगा। विक्की मल्होत्रा, तुम्हारे लिए इस बार हमें ऐसा इंतजाम करेंगे कि तुम भी याद रखोगे। हमारा वादा है तुमसे कि तुम अपनी मौत मरने के बाद भी नहीं भूल पाओगे। विद्युत मल्होत्रा की तस्वीर लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर विद्युत कहता है और हंसने लगता है। विद्युत जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग ऑफिस को सजाने में लगे हुए हैं, मगर उसका बॉस खुराना कोने में खड़ा उसे घूर रहा था। विद्युत समझ गया कि आज उसका बॉस फिर उस पर फटने वाला है। इससे पहले कि बॉस उससे कुछ पूछ पाता, विद्युत ने जोश से कहा, क्या आप आज भी रोज की तरह हमें घूरे जा रहे हैं? विद्युत की ये बात सबने सुननी थी और सबको इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज फिर इन दोनों की बहस होने वाली है। मेरा तो मन करता है कि तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूं। अरे, शहर में इतना बड़ा कांड हो गया और तुम होगी घोड़े बेचकर सो रहे थे। खुराना दंदनाते हुए विद्युत पर टूट पड़ा। इस पर विद्युत बोला, कहां सर, बताए तो थे आपको, हम ब्लास्ट वाली जगह पर रिपोर्टिंग करने गए हुए थे। अच्छा, जब तुम रिपोर्टिंग करने गए हुए थे तो फिर तस्वीरें कहां हैं, बताओगे? खुराना ने विद्युत पर ताना कसते हुए कहा। विद्युत ने भी अपनी सफाई में कहा, सर वो सब फोटोग्राफ तो प्रिंट होने से पहले ही एडिटर को मिलकर दिए थे, चाहे तो आप एडिटर मनु से पूछ लीजिए। यह सुनकर टीना थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि खुराना ने ऑफिस का नया एडिटर टीना को बना दिया था और टीना ने वो मेल्स चेक नहीं किए थे। जब विद्युत ने मनोज का नाम लिया तो खुराना थोड़ा शांत हो गया। उसे पता था कि ये सब गलती टीना से हुई है, और उससे भी क्योंकि खुराना ने अभी तक किसी को बताया नहीं था कि उसने उसे नया एडिटर चुन लिया है। उसने फिर तेज आवाज में सबको सुनाते हुए कहा, मैं आप सब लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। इस ऑफिस की होनहार और काबिल कैंडिडेट टीना को मैंने एडिटर की कुर्सी सौंपी है। अगर आप लोग भी ऐसे ही तन मन से काम करते रहेंगे तो आपके नाम की भी गुड न्यूज सबको दूंगा एक दिन। ऑफिस के सब लोग दबे मन से टीना के लिए तालियां बजा रहे थे। शायद ही ऑफिस वालों को भी पता था कि टीना ने कितना मन और कितना तन लगाकर ये एडिटर वाली कुर्सी हासिल की है।
खैर कुछ पल में सारा मामला रफा दफा हो जाता है और खुराना वापस से अपनी केबिन की तरफ चल देता है। और राइटर साहब, प्रमोशन की पार्टी कहां दे रही हो? विद्युत ने टीना से मुस्कुराते हुए कहा। इस पर टीना इठलाते हुए बोली, अरे तुम्हारे लिए पार्टी क्या, मेरी जान भी हाजिर है, कहो तो यहीं निकाल कर दूं। टीना की इस बात से विद्युत थोड़ा सा झेप गया। उसने कहा, फिलहाल आज हाफ डे करा दो, बस काफी है, क्योंकि आज हमें कुछ जरूरी काम है। विद्युत ने विक्की मल्होत्रा को याद करते हुए कहा, बस इतनी सी बात, बहुत छोटी ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। इतना बोलकर टीना खुराना के केबिन की ओर बढ़ जाती है। विद्युत बाहर से ही उन दोनों की बातें सुन सकता था, लेकिन उसे जानकर करना भी क्या था। आज के इस एडिटर वाले फैसले ने विद्युत को नहीं बल्कि पूरे ऑफिस को बता दिया था कि टीना और खुराना के बीच क्या चल रहा है। विद्युत अभी ये सब सोच ही रहा था कि टीना खुराना के साथ केबिन से बाहर आती है और तेज आवाज में सबको सुनाती हुई बोलती है, आज आप लोग हाफ डे पर जा सकते हैं। और इतना कहकर टीना बॉस के साथ चलती बनती है। विद्युत को जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब हम अपना काम फुर्सत से कर सकते हैं, हमें इसी वक्त प्लानिंग में लग जाना चाहिए, विद्युत खुद से कहता है और वहां से निकल जाता है।